नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 91। लेकिन चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है। साथ ही में मॉर्निंग सेशन के अंदर भी अपन थ्योरी क्लास ले रहे हैं, बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं। तो आपकी तैयारी को और भी मजबूत और शानदार और सिलेक्शन वाली क्लासेज लेने के लिए है वो लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं। तो सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपना यहाँ पे सीरीज नंबर 91 रहेगा और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। सीरीज नंबर अपनी 91 रहेगी और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे कि आदेश विधि का रूप कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे आदेश विधि का रूप जो कमांड मेथड होती है उसका नेचर कैसा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिबेटिंग रहता है, फॉलोइंग ऑफ द कमांड रहेगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या ऑल ऑफ द अबाउ। आदेश विधि की बात कर रहे हैं, कमांड मेथड की बात कर रहे हैं, तो कमांड मेथड का यहाँ पे नेचर कैसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं तो क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर भी कर दे और लाइक कर दे, फिर लगातार अपन आगे क्लास को बढ़ाते हैं। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना छोड़े बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर अपना 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आदेश का अनुसरण करना। आदेश विधि का जो रूप होता है वो कमांड विधि, जो कमांड मेथड है, तो यहाँ पे फॉलोइंग ऑफ कमांड यानी जो आदेश है उसको अपन अनुसरण यहाँ पे करते हैं। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि आदेश विधि में शिक्षक के आदेश का त्वरित पालन किया जाता है, यानी तुरंत ही उसका एक्शन किया जाता है। और ये विधि किस में काम में आती है, तो ये विधि जैसे मार्चिंग हो गई, पीटी हो गई आदि के अंदर है वो अपन कमांड मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है और विद्यार्थी केवल उसको यहाँ पे क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये विषय वस्तु है वो कितने प्रतिशत यहाँ पे याद रहती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षक केवल यहाँ पे क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है और विद्यार्थी उसको यहाँ पे केवल सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो कितने प्रतिशत यहाँ पे याद रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10, 20, 30 या 40%। क्वेश्चन नंबर अपना 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे केवल सुनने की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है और विद्यार्थी सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 20% है वो यहाँ पे कंटेंट याद रहता है। देखिए दोस्तों, फैक्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे केवल सुनने से सीखने की स्थायित्व है वो कम रहती है। केवल अगर सुन ही रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो अपने यहाँ स्थायित्व यहाँ पे कम रहता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि शिक्षक केवल विषय वस्तु को दिखाता है तो कितना प्रतिशत याद रहता है। अब यहाँ पे केवल विषय वस्तु को दिखा ही रहा है, सुना नहीं, उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो वो कितना प्रतिशत याद रहेगा। केवल शिक्षक विषय वस्तु को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, सुना ही नहीं दे रहा है, यानी इसके बारे में यानी सुनाना नहीं है, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत इसमें यहाँ पे याद रहेगा। अभी अपन ने देखा केवल दिखा रहा था तो यहाँ पे 20% याद था। अब यहाँ पे केवल सुना ही रहा है, उसको दिखा नहीं रहा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा, 30% याद रहेगा। तो यहाँ पे दिखाने पर केवल वो यहाँ पे 20%, केवल यहाँ पे सुनाने पर है वो यहाँ पे केवल दिखाने पर है वो यहाँ पे केवल 30% रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि देखकर सीखने की क्षमता सुनने से अधिक होती है। ये सुनने से अधिक है, सुनने में तो 20% और देखने में है वो 30% रहेगी। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि दिखाकर और समझाकर पढ़ाने पर कितना प्रतिशत याद रहता है। कोई भी कंटेंट है जो दिखाया भी जा रहा है और उसके बारे में है वो यहाँ पे समझाया भी जा रहा है, तो कितना प्रतिशत याद रहेगा। तो अपन ने 2 बैक टू बैक क्वेश्चन देखे, दिखाने पर कितना प्रतिशत था, तो यहाँ पे 30% था, समझाने पर उसमें यहाँ पे कितना परसेंट था, 20% था उसके बारे में। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा कि है दो दिखाने और समझाने पर है वो यहाँ पे 50% यहाँ पे कंटेंट याद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि देखने और सुनने दोनों से स्मृति है वो यहाँ पे प्रतिशत क्या उठ जाता है, बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना कि शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता होती है। फिजिकल एजुकेशन में कौन सी टीचिंग मेथड है जो सबसे कम उपयोगी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कौन सी रहेगी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रहेगी, डिस्कशन मेथड रहेगी, लेक्चर मेथड, या लिमिटेशन मेथड। लिमिटेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के सबसे कम उपयोगी यहाँ पे टीचिंग मेथड रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 5 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, जो लेक्चर मेथड होती है, व्याख्यान विधि होती है,
पाठ्य पुस्तक विधि भी अपन इसे बोल सकते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि भी इसे अपन बोल सकते हैं। तो ये जो मेथड होती है वो फिजिकल एजुकेशन में सबसे कम उपयोगी यहाँ पे मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अपना 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे किसका, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है। सबसे प्राचीन है वो टीचिंग मेथड है, वो कौन सी मानी जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कमांड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। अभी अपन ने देखा फिजिकल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे विधि कौन सी रहेगी, तो वो अपन ने देखा है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो कौन सी रहेगी, तो वो अपन ने देखा लेक्चर मेथड रहेगी, व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे पुरानी विधि, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, जो फिजिकल एजुकेशन में सबसे कम उपयोगी भी होती है, और ये सबसे पुरानी यहाँ पे लेक्चर मेथड रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि व्याख्यान विधि है वो प्राचीन गुरुकुल परंपरा से जुड़ी हुई है। प्राचीन जो गुरुकुल है उनसे जुड़ी हुई परंपरा से भी मानी जाती है, तो बहुत यहाँ पे पुरानी विधि यहाँ पे लेक्चर मेथड रहने वाली है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बाल गृह। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा अपना, बाल गृह की व्यवस्था किस विधि में की जाती है। बाल गृह की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सी विधि में की जाती है, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट मॉन्टेसरी या फिर कमांड मेथड। बाल गृह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मॉन्टेसरी विधि है, उसके अंदर अपन बाल गृह है, चाइल्ड हाउस है, उसकी अपन कल्पना यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपने को बहुत दिए गए हैं। वो देखिए कि प्रोजेक्ट विधि है, विधि में बालक को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अलग से क्वेश्चन है, अलग से फैक्ट दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट विधि उसमें बालक को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। शिविर में है वो प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में दोस्तों आदेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिक्रिया आदेश, दूसरा यहाँ पे तालबद्ध आदेश। और यहाँ पे जो शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले तत्व है उसमें शिक्षक का कौशल हुआ, सुविधा, विषय वस्तु, बालक का स्तर, लिंग आदि होते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अपना कि बालचर विधि के प्रतिपादक कौन है। बालचर विधि की बात करें जिसे अपन स्काउट मेथड के नाम से भी जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बता रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड बेडेन पावेल, पार्कहर्स्ट या फिर मारिया मोंटेसरी। बालचर विधि जिसे अपन स्काउट मेथड के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, कि लॉर्ड बेडेन पावेल। लॉर्ड बेडेन पावेल है जो बालचर विधि या स्काउट मेथड के यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, फाउंडर यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो फैक्ट दिया गया है कि भारत में इसे एनी बेसेंट लाई थी। भारत के अंदर है वो बालचर विधि को कौन लेके आया था, तो एनी बेसेंट लेके आई थी। इसे अपन स्काउट पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि उद्देश्य क्या रहेगा कि 11 से 18 वर्ष के बच्चों में है वो नैतिक विकास करना, नैतिक विकास करना है वो यहाँ पे बालचर विधि के यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों कि विचार विमर्श पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कशन मेथड है उसका फर्स्ट यूज किसके द्वारा किया गया था, वो बताना है। मौर्य मोंटेसरी है, प्रोबेल, विलियम वुंट या हेरी है और स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा, विचार विमर्श विधि डिस्कशन मेथड है उसकी बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, इसका प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हेरी और स्ट्रीट है उसके द्वारा है वो डिस्कशन मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, किस विधि में, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना कि किस विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्किल है उसका होल डेमोन्स्ट्रेशन है वो कंप्लीटली किया जाता है। कौन सी विधि रहेगी, पार्ट मेथड, होल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर लेक्चर मेथड। तो दोस्तों कौन सी विधि रहेगी जिसमें कोई भी स्किल है उसको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया जाता है, होल रूप से अपन दिखाते हैं, वो कौन सी मेथड रहेगी। यानी इसमें अपन पार्ट के अंदर यहाँ पे नहीं दिखाते। क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। होल मेथड पूर्ण विधि है, वो ध्यान रखना है किसी भी स्किल को है कंप्लीट एक बार में है उसको जीरो से
कंप्लीट करके उसको यहाँ पे सिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि अंश विधि में यानी पार्ट मेथड में कौशल को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके यहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन पार्ट मेथड की बात करें तो उसमें जो स्किल है उसको यहाँ पे स्मॉल पार्ट के अंदर है वो अपन करके सिखाते हैं, और होल मेथड में उसको अपन कंप्लीट है वो अपन उसके सिखाते हैं। दोनों में अलग अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे कि किस विधि में महिलाएं शिक्षण का कार्य करती हैं। कौन सी मेथड है जिसमें यहाँ पे जो वुमेन्स है वो टीचिंग का कार्य करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी, बाल्चर या डाल्टन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मॉन्टेसरी विधि है उसके अंदर महिलाएं हैं वो यहाँ पे शिक्षण का कार्य करती है, टीचिंग का कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बाल उद्यान विधि, बाल उद्यान विधि की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। बाल उद्यान विधि वो किसे कहते हैं, बाल उद्यान विधि किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि या किंडरगार्टन विधि। बाल उद्यान विधि की बात कर रहे हैं, और बाल उद्यान विधि को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, किंडरगार्टन मेथड के नाम से जानते हैं। और इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो फ्रोवेल इसके प्रतिपादक रहने वाले हैं। किंडरगार्टन फ्रोवेल इसके प्रतिपादक रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बाल उद्यान विधि को अपन किंडरगार्टन पद्धति के नाम से जानते हैं, और इसके जो फाउंडर है वो यहाँ पे फ्रोवेल यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करके सीखता है। इसमें बालक बिल्कुल फ्री रहता है, वो अपना कार्य करके यहाँ पे सीखता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कहानियों और गीतों द्वारा शिक्षण किस विधि में होता है। कहानियां और गीतों के द्वारा है, स्टोरी एंड सॉन्ग के द्वारा है, वो टीचिंग कौन सी यहाँ पे मेथड के अंदर रहेगा वो बताना है। बालचर विधि जैसे स्काउट मेथड के नाम से जानते हैं, डाल्टन विधि हो गई, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी। कहानियों और गीतों के द्वारा शिक्षण का कार्य कौन सी विधि के अंदर किया जाता है वो बताने क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास के, एक बार सभी दोस्त वापस से क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे और भी यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके अंदर कहानी और जो गीत है उनके द्वारा है वो टीचिंग करके बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। और किंडरगार्टन पद्धति है उसके जो संस्थापक है वो यहाँ पे फ्रोवेल यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि जो किंडरगार्टन विधि है उसके जो खोज करता है वो यहाँ पे कौन है, तो वो यहाँ पे फ्रोवेले है, वो इसके यहाँ पे फाउंडर रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षा में खेल प्रणाली किसने प्रारंभ की। प्ले वे मेथड की बात कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर जो प्ले वे मेथड है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई थी, फ्रोवेल, कोल्डवेल, कुक, जॉन डीवी या रूसो। शिक्षा में जो खेल प्रणाली है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कोल्वेन कुक है वो उसके द्वारा ध्यान रखना है, वो यहाँ पे खेल शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर है वो प्ले वे मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा कक्षा कक्ष में शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर है वो टीचिंग की कौन सी विधि अपनाई जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन, पार्ट मेथड, होल मेथड या लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। अगर अपने को जितने भी खिलाड़ी है, प्लेयर है, वो सभी कक्षा के अंदर किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो फिर अपन है वो कौन सी विधि को अपना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उस कक्षा के अंदर है वो अपन क्या करते हैं, लेक्चर मेथड है उसको अपनाते हैं, या फिर डिस्कशन मेथड है उसको अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड के अंदर है वो अपन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आदेश का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे कमांड का मैथ है वो किससे रिलेटेड रहेगा, आदेश का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसी रूप में 2 बार कम से कम एग्जाम में पीटेगी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदेश का संबंध किससे है। अगर इसको इंग्लिश और हिंदी में देखे तो यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो आदेश का अर्थ क्या होता है, कमांड। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। आदेश का संबंध सीधा कमांड से रहेगा, और इंग्लिश में अगर आदेश को देखो तो अपन कमांड इसको यहाँ पे बोलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है
कि मार्चिंग और पीटी में आदेश का प्रयोग किया जाता है। मार्चिंग हो गई, साथ ही में जो पीटी करवाते हैं उसमें भी अपन यहाँ पे कमांड मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आदेश विधि की कौन सी विशेषता नहीं है। कमांड मेथड की यहाँ पे कौन सी यहाँ पे विशेषता नहीं है वो बताना है। संयम स्पष्ट उच्चारण, कम से कम व्याख्या, प्रभावशाली आदेश, अधिक से अधिक व्याख्या। तो आदेश विधि कमांड मेथड है, उसका कौन सा यहाँ पे विशेषता नहीं है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो दोस्तों आदेश देते हैं उसमें अपन आवाज होती है वो क्लियर और बिल्कुल यहाँ पे प्राउडली होनी चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, कम से कम उसकी व्याख्या होनी चाहिए और प्रभावशाली कमांड होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो अधिक से अधिक व्याख्या है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो कमांड मेथड में अपन मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे, करके सीखना किस विधि से संबंधित है। लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सी मेथड से रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्याख्यान, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कमांड मेथड या फिर आगमन विधि जिसे अपन इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, करके सीखने की विधि की है वो कौन सी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि होती है जो किलपैट्रिक के द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी। प्रोजेक्ट विधि है वो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किससे संबंधित है। सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड रहेगा। क्रेसमर, शेल्डन, हिपोक्रेटिस या हल के द्वारा। सोमेटोटाइपिंग जो शरीर का वर्गीकरण है दोस्तों यहाँ पे, वो शरीर वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो शरीर वर्गीकरण में जो सोमेटोटाइपिंग है वो वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अपन 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। सेल्डन के द्वारा है वो यहाँ पे सोमेटोटाइपिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे, सेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। सेल्डन का शरीर वर्गीकरण पूछा गया है दोस्तों, वो अपने यहाँ पे बताना है। और सेल्डन ने जो शरीर वर्गीकरण दिया था वो किस आधार पर दिया था, तो सोमेटोटाइपिंग के आधार पर। अभी अपन ने देखा सोमेटोटाइपिंग है उसके आधार पर है वो यहाँ पे शरीर वर्गीकरण किया था। और उसने जो 3 प्रकार के यहाँ पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, उसको अपन ने विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और यहाँ पे सेरोब्रोटोनिया। क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। इसलिए अपन विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरेब्रोटोनिया का नाम जानते हैं। और ये इसका रेटिंग स्केल है वो भी 1 से 7 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि सेल्डन ने वो शरीर को 3 भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया था, वो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हिपोक्रेटिस ने शरीर, छोटे शरीर के लिए कौन सा यहाँ पे शरीर वर्गीकरण दिया है। हिपोक्रेटिस की बात कर रहे हैं अपन, उसने जो छोटा शरीर है, एक यहाँ पे होता है दोस्तों यहाँ पे लंबा शरीर और एक होता है यहाँ पे छोटा शरीर। तो लंबा और छोटा शरीर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटा शरीर है उसके लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे शब्द यूज किया है, फिजिक हैबिटस, एंडोमॉर्फिक, विस्ट्रोटोनिया या फिर एपोप्लेटिक हैबिटस। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो हिपोक्रेटस ने है वो छोटे शरीर के लिए है वो एपोप्लेटिक हैबिटस का यूज किया है। देखा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि हिपोक्रेटस को शरीर वर्गीकरण का प्रारंभिक जनक माना जाता है। उन्होंने शरीर की बनावट के आधार पर है वो यहाँ पे हैबिटस यानी वर्गीकृत किया है। हालांकि ध्यान रखना है शरीर का वर्गीकरण का प्रारंभिक जनक माना जाता है, ये अपने को इंपोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सेल्डन ने सेरेब्रोटोनिक किस शरीर वर्गीकरण को कहा है। सेल्डन के अनुसार जो सेरेब्रोटोनिक की बात कर रहे हैं वो कौन से शरीर वर्गीकरण को बताया है, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 में बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा कि एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो पतला व्यक्ति होता है वो यहाँ पे सेरेब्रोटोनिक के आधार पर उसने यहाँ पे बताया है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है
किस विलियम जो सेल्डन है उसने सोमेटोटाइपिक सिद्धांत दिया था, और सेरेब्रो जो टोनिक स्वभाव है वो एक्टोमॉर्फिक शरीर से संबंधित यहाँ पे माना जाता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अविकसित व्यक्ति का क्रेसमैन ने कौन सा प्रकार बताया। अविकसित की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अंडर डेवलप यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर क्रेसमैन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कौन सा वर्गीकृत किया है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 23 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो डाइप्लास्टिक व्यक्ति होता है वो अविकसित श्रेणी के अंदर यहाँ पे अनडेवलपमेंट यहाँ पे पर्सन की श्रेणी के अंदर यहाँ पे क्रेसमर के अकॉर्डिंग आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो क्रेसमर है उसने शरीर संरचना को 4 प्रकारों में बांटा है, जिसमें यहाँ पे पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। पिकनिक में मोटा, इसमें मजबूत, यहाँ पे पतला, और यहाँ पे अविकसित व्यक्ति तो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर के आकार और समानुपात के मापन को क्या कहते हैं। आकार और समानुपात की बात कर रहे हैं, बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। वो अपन किस नाम से जानते हैं, किन्शियोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो व्यक्ति के जो शरीर है उसके आकार की बात करें या फिर समानुपात की बात करें, आकार की बात या समानुपात की बात करें, तो उसका मेजरमेंट है वो किस नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर एंथ्रोपोमेट्री के नाम से जाना जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री में अपन बॉडी की हाइट और वेट है वो अपन यहाँ पे इसमें चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर के माप का विज्ञान होता है, जिसमें खेल विज्ञान और यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपोमेट्री में यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस और यहाँ पे मेडिकल साइंस दोनों को अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, किस शरीर वर्गीकरण की विशेषता स्थूलता से संबंधित है। कौन सा यहाँ पे बॉडी टाइप है जो यहाँ पे किससे, ओबेसिटी से रिलेटेड है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, एक्टोमॉर्फिक हो गया, एंडोमॉर्फिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक। शरीर की स्थूलता एंड ओबेसिटी की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 25 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो सेल्डन के अकॉर्डिंग देखें तो जो एंडोमॉर्फिक होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है, वो यहाँ पे रहेगा 7-1-1, इसका यहाँ पे स्केल रेटिंग यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि एंडोमॉर्फ शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है और शरीर है वो गोलाकार यहाँ पे हो जाता है। वसा की मात्रा, फैट है वो इसमें यहाँ पे ज्यादा रहेगा, और इसकी बॉडी है वो राउंड शेप में यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर प्रणाली का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। शरीर प्रणाली का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उसमें पहला व्यक्ति कौन है। फर्स्ट टू क्लासिफाई बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, वो किसके द्वारा किया गया था, हिपोक्रेटस, बीन, हल या सेल्डन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि शरीर प्रणाली का जो वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है वो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी सेल्डन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे शरीर प्रणाली का जो वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति है वो यहाँ पे सेल्डन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है, फैक्ट अलग है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। हिपोक्रेटस को शरीर संरचना के प्रारंभिक वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो हिपोक्रेटस को है वो शरीर संरचना के प्रारंभिक वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है, वो अलग है, और ये अपने को यहाँ पे प्रणाली का है वो यहाँ पे अलग है। दोनों में अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि सेल्डन ने मेसोमॉर्फिक के लिए कौन सा यहाँ पे मानक दिया है। सेल्डन की बात कर रहे हैं, उसमें जो मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप है उसके लिए यहाँ पे कौन सी रेटिंग स्केल यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार का वर्गीकरण, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो मेसोमॉर्फिक यहाँ पे मजबूत होता है, जिसमें यहाँ पे 1-7-1 इसका यहाँ पे इसके रेटिंग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मजबूत व्यक्ति मेसोमॉर्फिक है, जिसका यहाँ पे पॉइंट स्केल 1-7-1 यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट है कि सेल्डन ने सोमेटोटाइपिंग प्रणाली में 1 से 7 का स्कोर यहाँ पे यूज किया है, और मेसोमॉर्फिक है वो मांसपेशियों में विकसित यहाँ पे मजबूत व्यक्ति माना जाता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 28 रहेगा, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति की विशेषता कौन सी होती है। दोस्तों एक्टोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं, तो एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति होता है उसकी शरीर की विशेषता कैसी रहेगी, बहिर्मुखी, साहसी, मजबूत शरीर, अंतर्मुखी। दोस्तों यहाँ पे सेल्डन के अकॉर्डिंग देखे अपन यहाँ पे, तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे मोटा, मजबूत और यहाँ पे पतला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक है वो पतला व्यक्ति, लंबा व्यक्ति होता है, तो उसकी विशेषता कैसी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 28 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति रहता है। बहिर्मुखी, ये यहाँ पे जो बहिर्मुखी होता है वो यहाँ पे मोटा व्यक्ति। जो एंडोमॉर्फिक होता है वो रहता है साहसी व्यक्ति, वो भी रहता है। मजबूत शरीर है वो यहाँ पे मेसोमॉर्फिक का रहता है। तो अपने को यहाँ पे अलग अलग है वो याद रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि एक्टोमॉर्फ है वो शरीर से दुबला पतला होता है, और प्राय है वो इंट्रोवर्ट यहाँ पे यानी अंतर्मुखी यहाँ पे स्वभाव से रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा अपना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस की बात करें, पावर हाउस ऑफ सेल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका का यहाँ पे पावर हाउस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपनी कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर है वो यहाँ पे बीच में क्या होता है, केंद्रक, साइड में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्राथमिक जालिका होती है। तो कोशिका को एनर्जी देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पर कोशिका के अंदर पावर हाउस यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, और इसे अपन सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सा रहेगा, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम। तो दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा है वो यहाँ पे अंग पूछा जाए तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का यहाँ पे मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का मस्तिष्क भी अब इसे बोलते हैं, ब्रेन भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन यहाँ पे सेल का रहता है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक भी होता है, सेंटर भी, कंट्रोलर भी रहेगा, और सामान्यतः सबसे बड़ा अंग यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम की बात कर रहे हैं, वो किसे कहेंगे, न्यूक्लियस, प्रोटीन, केंद्रिक यानी न्यूक्लियस, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे केंद्रक है वो राइबोसोम की फैक्ट्री यहाँ पे कहलाता है। अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे उल्टा है, इसके अंदर थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। राइबोसोम है वो राइबोसोम की फैक्ट्री अपन केंद्रक को बोलते हैं, और यहाँ पे जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है वो अपन किसको बोलते हैं, तो वो राइबोसोम को बोलते हैं। दोनों में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि केंद्रिका पूरा राइबोसोम का निर्माण स्थान है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियस अलग चीज है, केंद्रक के अंदर ही एक केंद्रिका और रहती है, केंद्रिका बोलते हैं इसको अपन, वो न्यूक्लियस है, उसमें भी राइबोसोम का यहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों, यहाँ पे किंशियोलॉजी किस भाषा का शब्द है। किंशियोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, वो अपने यहाँ पे बताना। किंशियोलॉजी जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे गति की विज्ञान के नाम से जानते हैं। किंशियोलॉजी का अपन गति की विज्ञान, गति की विज्ञान के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये किंशियोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द रहेगा, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो किंशियोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से काइनन प्लस यहाँ पे लोगस से बना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे किंशियोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और यहाँ पे काइनन, किंशियस है वो जिसका अर्थ यहाँ पे मूवमेंट होता है, लॉजी है उसका अर्थ यहाँ पे अध्ययन होता है, स्टडी होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखें दोस्तों यहाँ पे कि जड़त्व की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे 33 में, कि जड़त्व की बात कर रहे हैं कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो न्यूटन, आर्किमिडीज, जेबिनेस या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों जो तीन गति के नियम थे, गति के नियम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, गति के नियम तीन दिए थे, जिसमें पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग, तीसरा यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों के तीनों नियम है वो 1687 के अंदर है, वो किसके द्वारा यहाँ पे दिए गए थे, तो न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूटन ने है वो तीन गति के नियम यहाँ पे प्रतिपादित किए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, सर आइजैक न्यूटन है उसने गति के तीन नियम यहाँ पे दिए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पे जो रेड ब्लड कार्पल्स है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो, लीवर, हार्ट या लंग्स। लाल रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों यहाँ पे, उस लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अपनी यहाँ पे हड्डियां होती है, लंबी हड्डियां होती है, ये मान लो अपनी बोन है लंबी, लंबी हड्डियों के जो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं उसके अंदर जो बोन मेरो पाया जाता है, इस बोन मेरो के अंदर है वो क्या बनेगा, आरबीसी का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 34 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर है वो यहाँ पे आरबीसी का निर्माण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखे दोस्तों यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। इजी क्वेश्चन है बहुत बार, लेकिन पूछा भी जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, और जीवन काल में अगर कमी में दिक्कत आ जाती है, मान लो जीवन काल कितना है 120 दिन है, अगर 120 दिन से पहले ही अगर यहाँ पे 110 दिन में आरबीसी खत्म हो रही है, तो जीवन काल में अगर कमी हो जाए आरबीसी के जीवन काल में, तो उसे अपन थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं, थैलेसीमिया। तो क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि 120 दिन है वो आरबीसी का यहाँ पे लाइफ टाइम यहाँ पे रहेगा, लाइफ पीरियड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, उत्तक कितने प्रकार के होते थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 4 3 2 1। अब दोस्तों अपना शरीर है वो किस प्रकार बनता है, तो सबसे अपना शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट्स है वो यहाँ पे कोशिका होती है, सेल। कोशिकाओं से मिलकर है वो टिश्यू बनते हैं। उत्तकों के समूह को अपन क्या कहते हैं, तो ऑर्गन। ऑर्गन है मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो अपने का यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके हैं वो यहाँ पे बॉडी का निर्माण करते हैं। टोटल ये फॉर्मेशन चलता है। तो यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और फिर अपने यहाँ पे कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे उत्तक तीन प्रकार के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 36 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो टिश्यूज है वो वो 4 प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं। अब टिश्यू 4 प्रकार के कौन कौन से रहेंगे वो देखे दोस्तों यहाँ पे, उसमें देखे तो यहाँ पे उपकला उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, पेशी उत्तक हो गया, और तंत्रिका उत्तक है वो यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे उत्तक रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यू की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, किंशियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। किंशियोलॉजी मैंने बता ही दिया है, गति की विज्ञान का अध्ययन है। साथ ही में दोस्तों हेमेटोलॉजी है वो रक्त का अध्ययन है। हेपेट्रोलॉजी है वो यहाँ पे लीवर से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हिस्टोलॉजी है वो उत्तकों का अध्ययन होता है। जो 4 प्रकार के उत्तक, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है। सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा रहेगा। जो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं जिसमें यहाँ पे उपकला, संयोजी, पेशी और यहाँ पे तंत्रिका उत्तक है, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता कौन सा उत्तक है। क्वेश्चन नंबर अपना 38 रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है वो यहाँ पे ब्लड आ गया है, साथ ही में दोस्तों इसके अंदर बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गए, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और ब्लड है दोस्तों यहाँ पे, वो ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है इसके अंदर यहाँ पे प्लाज्मा होता है, और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे कणिकाएं होती है, यानी सेल्स इसके अंदर यहाँ पे होती है। 55% प्लाज्मा और यहाँ पे 45% इसमें कणिकाएं पाई जाती है, दोनों मिलकर है वो ब्लड का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर अपना 39 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। हेमेटोलॉजी है वो यहाँ पे रक्त का अध्ययन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों यहाँ पे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण रहेगा, इजी रहेगा क्वेश्चन है यहाँ पे।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सेल्स के कारण। तो दोस्तों अगर जो ब्लड है, इस ब्लड का लाल रंग है वो किसके कारण रहेगा, तो जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में अगर अपन आरबीसी को हटा दें, लाल रक्त कणिकाओं को हटा दें, तो अपने को रक्त का रंग कैसे दिखने लग जाएगा, तो प्लाज्मा है वो यहाँ पे व्हाइट है वो दिखने लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 40 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। लाल रक्त का लाल रंग है वो आरबीसी के कारण अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में ये अपन ने 40 एमसीक्यू शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।